हेलो फ्रेंड्स। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं प्रदीप कुमार, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकारी, आप लोगों का इस नए चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि हम लोग कि बिहार के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पे अपनी बातों को रखेंगे। उसी उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का जो जिसका विज्ञापन संख्या 02/2023 है, उनके बारे में हम लोग आज कुछ अपना महत्वपूर्ण पहलू पे अपना आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आगे के योजना पे हम लोग चल सके, अच्छे से चल सके। ठीक ना। और क्या है कि समय की अभाव के कारण आप लोगों के पास भी समय की उपलब्धता थोड़ा कम होगी, मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास भी कम है, तो इसलिए हमारा वीडियो जो है उतना लंबा नहीं होगा, बट जो भी होगा वो काम का चीज़ उसमें होगा। ठीक है। और आप लोगों का कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए, पहले किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले सबसे मेन बात है उसके सिलेबस को समझना। ठीक है, तो उसके अनुरूप हम लोग जो है अपना योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आज पूरा जो विज्ञापन है उसको आप लोग देखे होइएगा, लेकिन अपने स्तर से मैं उसको और सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करूँगा। और धीरे धीरे जो है आगे हम लोग इस पे काम करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे हम लोग इस सिलेबस को भी आप लोगों के सामने खोल के रखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है जटिल चीज़ों को जो हम लोग सामान्य तरीक़े से करके आगे बढ़ सके। ठीक ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं उसका विज्ञापन संख्या 02/2023 है। ठीक, जिसपे कुल पदों की संख्या 12,000 से अधिक है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम सभी को ये लेना चाहिए हाथ से, इसको छोड़ना नहीं है। और जिसमें वैकेंसी वाइज की बात करें तो जो यूआर है, यानी अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं, उनके लिए 5500 प्लस वैकेंसीज़ है। ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1200 प्लस वैकेंसी है। उसी प्रकार बैकवर्ड क्लास के लिए 1377 वैकेंसी है। ईबीसी के लिए 2000 से अधिक वैकेंसीज़ है। और एसटी के लिए 91 एंड एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए जो है 400 प्लस वैकेंसीज़ है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो वैकेंसी है रिवाइज होने के बाद, शुरू में कुछ कम था लेकिन उसको रिवाइज करके कुछ उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि अब कुल वैकेंसी की संख्या जो है 12,199। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप लोग ज़रा सा भी ये ध्यान दोगे, इस पर अच्छे से अपने फोकस करोगे, एक योजनाबद्ध तरीक़ा से काम करोगे, तो आप लोग निश्चित तौर पे एक सफल जीवन का शुरुआत कर पाओगे। ठीक तो ये हमारा हो गया अभी तक का वैकेंसी का डिटेल। और हाँ, एक बात और इसमें ये जो है, ये विभिन्न सरकार के विभिन्न विभागों में एलडीसी का जो पद होता है, निम्न वर्गीय लिपिक का, उसके लिए अधिकांश वैकेंसी उसका है। लेकिन इसमें 2 वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे आप लोग फोकस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। जिसमें राजस्व कर्मचारी है, जिसका वैकेंसी 3500 के अराउंड है। ठीक है, उसी प्रकार पंचायत सचिव का भी जो है 3500 के अराउंड वैकेंसी है। यानी कुल मिलाकर 12,000 में जो है 7,000 वैकेंसी आपका ये दोनों पोस्ट का है। ठीक है, ये दोनों पोस्ट काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी इस सेक्टर में जो है काफ़ी इस पद में इस वृद्धि का जो स्कोप है काफ़ी अच्छा है। मतलब एक अच्छा खासा पोस्ट है। आप लोग जो है इसको ये अपना प्रायोरिटी में रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम जो है इसमें जो है 2 चरणों में होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक, प्रीलिम्स अभी फ़िलहाल हमारा जो है मेन फोकस प्रीलिम्स पर होगा। हालांकि मेंस के बाद ही बहुत सारे पद हैं जिसके लिए आपको जो है टाइपिंग पास करना पड़ता है, तो अभी हम लोग उतना आगे नहीं देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का मेन पर्पस होगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात को समझना और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से आगे उसी के अनुरूप आगे चलने का काम करना। ठीक तो हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स का। पहले बात है सिलेबस, अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर। ठीक, करेंट अफेयर एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक, इसको जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके अंदर हालांकि आयोग ने बहुत हद तक चीज़ों को खोलने का प्रयास किया है, मतलब बताने का प्रयास किया है कि क्या क्या उन लोग डायमेंशन टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, जो हाल फिलहाल की जो पुस्तकें हैं, साथ साथ जो प्रचलित पुस्तकें हैं, जैसे कि कोई महान लोगों के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, अम्बेडकर साहब हो गए,
या सरदार पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, या और भी कोई विभिन्न जो प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व है जिन्होंने कुछ किताबें लिखी है, और साथ में साथ जो है हाल फिलहाल कुछ पुस्तकें जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पुस्तकों के क्षेत्र से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लिपि है, राजधानी, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी, मतलब किस आप लोग देखे हो जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि अमुक खिलाड़ी जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, या फिर इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, ये पुरस्कार जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। इस तरह का जो है ना बहुत आयोग का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। ठीक है, जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है, चाहे आप ले लो फिलिस्तीन और ये गाजा का जो विवाद चल रहा है वो हो गया, या यूक्रेन रशिया का युद्ध हो गया वो हो गया, या फिर और भी बहुत सारे घटनाएं, ठीक है, जो हाल फिलहाल हमारे आसपास चलते रहता है, वो सभी है। हम लोग उसको हालांकि बाद में डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, और उसके बाद सामान्य अध्ययन का ही दूसरा पार्ट है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक, उतना नहीं, मतलब ज़्यादा, क्योंकि समय भी कम है और हम लोग को स्मार्ट तरीक़ा से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक, पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पड़ोसी देश जैसे कि हो गया पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, तो इन लोगों का जो ब्रीफ हिस्ट्री है, जो पूरा हम लोग को नहीं देखना है, वहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो इम्पोर्टेंट इन लोग के, जो इन लोग ऐसे देशों का जो इतिहास रहा है उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। खासकर जो पड़ोसी देश है उनमें भी हमारा ज़्यादा फोकस बांग्लादेश और पाकिस्तान पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका डायमेंशन कहीं ना कहीं हमारे जो भारत है उनसे काफ़ी, मतलब पहले हमारे देश का ही पार्ट ये था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी सम्मिलित रूप से है। ठीक, और ये पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इतिहास केवल पढ़ना है, ध्यान देने की बात है। उसके बाद भारत के संदर्भ में हम लोग विशेष बात देखेंगे। तो इसमें भारत का इतिहास में आप लोगों को प्राचीन काल से इतिहास को मुख्यतः जो है ब्रॉड रूप में हम लोग तीन तरीके से जो है बांट सकते हैं। हालांकि और भी उसका विस्तृत कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 तरीक़ा से बांट सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या है, भारत का जो है ये तीनों काल का हम लोग इतिहास हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर खास ध्यान देना होगा। जैसे प्राचीन काल में लोगे तो बिहार का जब एग्जाम हो रहा, जाहिर सी बात है कि महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ये सब ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपको मध्यकाल लोगे, मध्यकाल में हम जैसा कि आप लोग देखते होइएगा कि उस काल में भी जो खासकर जो खिजली वंश है, तुगलक वंश है, मुगल काल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उस काल से, मतलब उस काल से जो क्वेश्चन आएगा यही सब टाइप का होगा। और आधुनिक काल में जानते ही हैं, आधुनिक काल का मतलब होता है जब अंग्रेज भारत में आ गया, उसके बाद के काल को विद्वानों ने आधुनिक भारत के इतिहास के तौर पर व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से यहाँ से जो क्वेश्चन का मेन एरिया है वो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो मतलब तथ्य है, जो क्वेश्चन है वो फेवरेट एरिया है योग का। ठीक है, खासकर जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा वो सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर भारत का जो है हम लोग को आर्थिक परिदृश्य भी देखना है। आर्थिक परिदृश्य का मतलब है कि भारत का जीडीपी कितना है, भारत का में प्रति व्यक्ति आय कितना है, खासकर भारत में जो है ये भारत का जनसंख्या का क्या स्थिति है, डेमोग्राफी किस तरह का है, भारत में किस किस तरह का जो है खनिज पदार्थ मिलते हैं, संसाधन जो जंगल है, नदी है, ये सब हम लोगों को बेसिकली देखना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, ताकि हम लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद जो है, हालांकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे भी देखेंगे, लेकिन मैंने उसको देखा हूँ तो मुझे समझ में यही आया है कि आर्थिक परिदृश्य में जो है ये सब सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम लोग धीरे धीरे जो है चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक मित्रों, और उसके बाद आती है भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी
भारत का संविधान, संविधान का मतलब जो जब जब क्वेश्चन की बात आती है तब मुख्य रूप से ये सब एग्ज़ाम जो है लोअर लेवल का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे संविधान से मुख्य तौर पे आर्टिकल आता है, या फिर कुछ जैसे कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता है, उसको हटा कौन सकता है, महाभियोग क्या होता है, इस तरह के जैसे कि बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे संवैधानिक संस्था है, या फिर जो सांविधिक संस्था जिसको स्टैट्यूटोरी बॉडी कहते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का क्या स्थिति है, ये सब वहाँ से क्वेश्चन आता है। राज्य व्यवस्था में जो हमारे देश का प्रशासन है उसको चलाने के लिए किस तरह से अंग की विभिन्न तरह के अंगों का विकास किया गया है उसके बारे में हम लोग को देखना है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद हो गया, संसद राज्य में विधानमंडल हो गया, और क्षेत्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज हो गया, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को इसमें जो है ये क्या है, हाँ, ये तीनों स्तर का जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायती राज जो है, वो ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन का डायमेंशन ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है बिहार के रेस्पेक्ट में, बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे पंचायती राज जो है ये एक महत्वपूर्ण ये होता है। साथ साथ जो पंचायती राज आप लोगों को पता है कि राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए हर राज्य का अपना अलग अलग जो है अलग अलग कानून है इसको ये गवर्नित करने के लिए, ठीक है। इसको जो है चलाने के लिए अलग अलग कानून है। तो इसी परिप्रेक्ष्य से हम लोग बिहार के कानून को स्पष्ट रूप से उसको अच्छे से पूरा जो ओरिजिनल कानून है उसको हम सिम्प्लीफाइड करने का आप लोगों के सामने प्रयास करेंगे, ठीक। और उसी प्रकार राजनीतिक प्रणाली भी एक विषय का पार्ट है। राजनीतिक प्रणाली में जो है जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम का किस तरह का कितने टाइप का होता है, उसका क्या विशेषता है, ये सभी देखने का हम लोग काम करेंगे। सामुदायिक विकास है, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आप लोगों को मालूम होगा 1952 से स्टार्ट हुई थी, और इसका क्या लक्ष्य था, कैसे कैसे उसका जो है डायमेंशन बदलते गया, किस तरह से उसका लक्ष्य में जो है निरंतर बदलाव होते रहा, और उसके बारे में हम लोगों को एक मतलब जो ये क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्टडी करना है, ठीक। फिर पंचवर्षीय योजना जो है ये इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप लोग आराम से फंस जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना है काफ़ी जो भी एग्जाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो था 12 से 17 तक का था, 2012 से 17 तक का। उसके बाद जो खत्म हो गया उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग, जो कि अलग तरीका से काम करता है, ठीक। और पहला 1951 से 1956 तक का जो एक काल था जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट हुआ था। तो हालांकि अभी इतना समय नहीं है कि हम लोग सभी विषय को एक साथ बांटें, हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्रों। तो इसमें जो है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, क्या लक्ष्य था, कितना प्राप्ति हुआ, क्या दिक्कत हुआ, इस सब के बारे में हम लोग समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ठीक। और अंत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन जब बिहार के योगदान की बात जब करता है तो बिहार, आपको पता होगा कि बिहार स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक लीडर की भूमिका अदा किया था, चाहे 1857 क्रांति हो जहाँ पे बाबू कुंवर सिंह ने अपना योगदान दिया था, और उससे समय से लेकर आज़ादी मिलने तक हमारे जो राज्य के जो विभूति लोग हैं जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत ही बिहार से चंपारण आंदोलन के द्वारा किए थे, ठीक है। तो ये सभी हम लोग देखेंगे, बहुत इसमें तथ्य है, आप लोगों को ये सब जो है हम लोग बताने का प्रयास करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान में भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, वो भी क्लास 10th स्तर का, ठीक है। हालांकि कहता है क्लास 10th स्तर का, लेकिन कभी कभी उससे थोड़ा सा अपर लेवल का भी होता है, तो हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का लेवल जो है अप टू द लेवल होना चाहिए, ठीक है, जो न कम न बेसी, क्योंकि समय भी कम है, हम लोग स्मार्ट तरीक़ा से आगे बढ़ना है। और उसके बाद एक नया 2 और टॉपिक है, मैथ है, रीजनिंग है, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, और मैथ्स है जिसमें खासकर एरिथमेटिक का पार्ट है, तो उसको भी आप लोगों का डिमांड रहा तो सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो उसका भी हम लोग जो है धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके क्लास के टाइप में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक जो है मतलब जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसको हम लोग देखने का प्रयास किया। और हाँ, एक बात और कि जो ये प्री का एग्ज़ाम जो होगा वो निश्चित तौर पे बहुत लोगों ने एग्ज़ाम का जो है ये फॉर्म डाला है, 26 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म डाला है। तो इसका एग्ज़ाम जो है प्री का एग्ज़ाम जो है विभिन्न चरणों में होगी, ठीक है। और उसका जो है जो मतलब रिजल्ट एक साथ आएगा, लेकिन इक्वलाइजेशन के द्वारा जो है सामान्यकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है रिजल्ट देने का काम किया जाएगा।
तो आप लोगों को इसमें जो है जितने लोग जो जितना सीट है, हर कैटेगरी में जितना सीट है, हर कैटेगरी में जितना सीट है उसका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इस अनुसार आप देखिएगा तो 12,000 के अराउंड हम लोग का सीट है, तो 12 पंचे 60,000 प्लस लोग जो है मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। वो मेंस का फॉर्म भरेंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, उन लोगों का ही मतलब फाइनल रूप से जो होगा होना होगा। और प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी जो है बीएसएससी के द्वारा तय किया गया है। जैसे कि अगर आप यूआर श्रेणी में आते हैं तो आप लोग कम से कम 40% जो है स्कोर करना होगा, ठीक है। और बैकवर्ड में आते हैं तो 36.5% स्कोर करना होगा। ईबीसी में है 34% और एससी में जो है 32% और उसी प्रकार एसटी में जो है 32% ही है, ठीक है। और आप लोगों को जानकारी होगा ही, प्रीलिम्स बस एक पेपर होगा जिसमें कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा, अंक होगा, वो 4 नंबर का होगा। तो यानी 600 नंबर का एग्जाम आप लोगों का होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 25%। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक मार्क जो है, एक सही करोगे तो 4 मार्क मिलेगा और एक गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब देखते हुए हम लोग को एग्जाम का प्रक्रिया में जाना है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि एग्जाम इसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर दरवा की तरह जो रहता है वहाँ पे 1/10 रहता है, तो लोग इसी तरह मान लेते हैं, जो कि एग्जाम के बाद इसको मालूम होता है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या होती है। तो इसलिए एग्जाम का जो बात है उसको हम लोग को पहले समझ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों की डिमांड रही, तो हम लोग इसी तरीका से जितना भी जीएस का सिलेबस है, खासकर जीएस का सिलेबस, मैथ और रीजनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब धीरे धीरे काम होगा ना, समय की उपलब्धता मेरे पास भी कम है, आप लोगों के पास भी। आप निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं से गाइडलाइन ले ही रहे होइएगा, ठीक है। और अंत में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस चैनल का सबसे मुख्य पर्पस ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइडलाइन की अभाव है, ठीक है। तो अपना मैं पूरे प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जितना मेरे पास नॉलेज है उसको आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर एक बच्चा भी इस जो प्रक्रिया है उसे लाभान्वित होते हैं तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। ठीक है मित्रों, बाय, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।